हेलो दोस्तों नमस्कार। चलिए हम सी-टेट 3 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर की प्रैक्टिस करते हैं और गत वर्ष में सी-टेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सभी पेपर की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में सी-टेट का पूरा सिलेबस हमने बता दिया है। जिसको नहीं पता है सी-टेट का सिलेबस क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में वो जाके देख लेंगे। इसमें हम इस वीडियो में पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। पेपर प्रैक्टिस करने से पहले कुछ निर्देश हैं उसको जान लेते हैं। नंबर 1, इस प्रश्न पत्र में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं तथा परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट है। नंबर 2, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं तथा गलत उत्तर देने के लिए नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। नंबर 3, इस परीक्षा पुस्तिका में 5 भाग हैं। भाग 1, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। भाग 2, गणित। भाग 3, पर्यावरण अध्ययन। भाग 4, भाषा हिंदी। भाग 5, भाषा अंग्रेजी या संस्कृत, दोनों में से एक। किस भाग से कितना क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन, गणित से 30 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन, भाषा हिंदी से 30 क्वेश्चन, भाषा अंग्रेजी या संस्कृत से 30 क्वेश्चन। सभी को जोड़ लेते हैं। 0, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12, 3, 15। टोटल हुआ 150। 150 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में। समय क्या है? समय 2 घंटे 30 मिनट है। आज हम भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो 30 क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। निर्देश हैं, इस प्रश्न संख्या 1 से 30 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? नंबर 1, संवेदनशील। नंबर 2, क्षेत्रीय। नंबर 3, विशिष्ट। नंबर 4, अप्रतिक्रियात्मक। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है ए, यानी फर्स्ट, संवेदनशील। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की संवेदनशील अवधि के रूप में जाना जाएगा। यह विकास की अति महत्वपूर्ण समयावधि होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? नंबर 1, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। नंबर 2, हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। नंबर 3, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। नंबर 4, हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है नंबर 3, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से विकास किस पर निर्भर है? नंबर 1, आनुवांशिक प्रवृत्तियां। नंबर 2, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं। नंबर 3, भौतिक वातावरण। विकल्प 1 है केवल 1। विकल्प 2, 1 और 2। विकल्प 3, 2 और 3। विकल्प 4, 1, 2 और 3।
चलिए सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है 4, 1, 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकास भौतिक वातावरण, आनुवांशिक प्रवृत्तियों एवं सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर निर्भर करता है। विकासात्मक परिवर्तन बहुत हद तक जन्म से पहले के जीवन के दौरान आनुवंशिक कारकों और घटनाओं से प्रभावित होता है। जन्मोपरांत भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं विकास को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? नंबर 1 संवेदी गामक, नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक, नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक, नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था में बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, विभेद एवं वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है तथा उनका चिंतन अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होने लगता है। साथ ही वे अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और सामंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? नंबर 1 संतुलन, नंबर 2 असंतुलन, नंबर 3 प्रत्यक्ष अवबोधन, नंबर 4 भ्रम। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है संतुलन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और सामंजन के माध्यम से संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? नंबर 1 संरक्षण, नंबर 2 आत्मकेंद्रियता, नंबर 3 प्रतिवर्ती चिंतन, नंबर 4 वैज्ञानिक तार्किकता। सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर है आत्मकेंद्रियता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यह आत्मकेंद्रियता का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मकेंद्रियता से आशय है कि बाहरी वस्तु पर ध्यान न देते हुए स्वयं पर केंद्रित होना। क्वेश्चन नंबर 7 है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। विकल्प 1 कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। नंबर 2 कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए
जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। नंबर 3, कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। नंबर 4 है, कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर है 2, विकल्प नंबर 2, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है, उसका मत होगा कि कानून एवं अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेओ वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? विकल्प नंबर ए, नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। विकल्प नंबर 2, व्यक्तिगत विकास का मनोवेगीय सिद्धांत। नंबर 3 है विकल्प नंबर संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। विकल्प नंबर 4 है लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। सही विकल्प का उत्तर दीजिए। सही विकल्प है 3, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक समाज में रहकर ही अनुकरण यानी नकल द्वारा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेओ वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विकल्प नंबर ए, विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। विकल्प नंबर 2, विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। विकल्प नंबर 3, सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। विकल्प नंबर 4, सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। सही विकल्प उत्तर दीजिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे ना 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 विकल्प नंबर 2 है, विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। विकल्प नंबर 2 सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेओ वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में अध्यापिका द्वारा विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। लेओ वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के एक भाग के रूप में समीपस्थ विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार जब बच्चा किसी समस्या के समाधान हेतु किसी व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन में कार्य करता है, तो वह प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? विकल्प नंबर ए, अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। विकल्प नंबर 2, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु। विकल्प नंबर 3 है, मूर्त पुरस्कार जैसी ट्रॉफी जीतने की ओर। विकल्प नंबर 4 है, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। सही विकल्प का उत्तर दीजिए। सही विकल्प है
4 सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर केंद्रित होना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा के जनक जॉन डीवी हैं। प्रगतिशील कक्षा में प्रतिस्पर्धा, ज्ञान प्रवर्तन तथा नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? विकल्प नंबर ए भाषाई बुद्धि, विकल्प नंबर 2 भावनात्मक बुद्धि, विकल्प नंबर 3 स्थानिक बुद्धि, विकल्प नंबर 4 संगीत बुद्धि। सही विकल्प का उत्तर दीजिए। सही विकल्प है 2 भावनात्मक बुद्धि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में भावनात्मक बुद्धि सम्मिलित नहीं है। गार्डनर द्वारा प्रतिपादित 8 बहुबुद्धि योग्यताएं निम्नलिखित हैं, जान लेते हैं। नंबर 1 दृश्य स्थानिक योग्यता, नंबर 2 शाब्दिक भाषाई योग्यता, नंबर 3 तार्किक गणित संबंधी योग्यता, नंबर 4 शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, नंबर 5 अंतर वैयक्तिक योग्यता, नंबर 6 संगीतात्मक योग्यता, नंबर 7 अंतः व्यक्ति योग्यता, नंबर 8 है प्राकृतिक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 12 अभिकथन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। कारण आर छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। कूट है। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर 2 ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प नंबर 3 ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प नंबर 4 ए और आर दोनों गलत हैं। सही विकल्प उत्तर दीजिए। सही विकल्प है ए नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखने व समझने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए? विकल्प नंबर 1 विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। विकल्प नंबर 2 वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें। विकल्प नंबर 3 विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। विकल्प नंबर 4 कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। सही विकल्प उत्तर दीजिए। सही विकल्प है नंबर 2 वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से निपटने के लिए वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें। ऐसा करने से लैंगिक पूर्वाग्रह समाप्त होगा और एक समावेशी समाज का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 14
एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? विकल्प एक, केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। विकल्प नंबर दो, केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। विकल्प नंबर तीन, प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। नंबर चार, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। सही विकल्प का उत्तर दीजिए। सही विकल्प है नंबर चार, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसी कक्षाएं जिनमें विविध पृष्ठभूमि वाले छात्र और शिक्षक एकत्रित होते हैं, उन कक्षाओं में विविध पृष्ठभूमियों को समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? विकल्प नंबर ए, अधिगम के लिए आकलन। नंबर दो, अधिगम का आकलन। नंबर तीन, असतत मूल्यांकन। नंबर चार, योगात्मक मूल्यांकन। सही विकल्प का उत्तर दीजिए। सही विकल्प है फर्स्ट, नंबर एक, अधिगम के लिए आकलन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब उसे अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। यह शिक्षार्थी के ज्ञान, समझ, कौशल और मूल्यों को विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 16, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? विकल्प एक, एकीकृत। विकल्प नंबर दो, समावेशी। विकल्प नंबर तीन, विशेष शिक्षा। विकल्प नंबर चार, अप्रगतिशील। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है नंबर दो, समावेशी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में विभिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समावेशी कक्षा में विभिन्न धर्म, मूल वंश, लिंग, जात से आने वाले विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भावनाओं का सम्मान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। विकल्प नंबर एक, उन्हें अत्यधिक लिखित कार्य दें। नंबर दो, विकल्प नंबर दो, उनके संदर्भ के बारे में उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। विकल्प नंबर तीन, उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। विकल्प नंबर चार, उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प है नंबर दो, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें।
इसकी व्याख्या देखते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें तथा उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। ऐसा करने से वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा तथा आत्मविश्वास का संचार होगा, साथ ही सामाजिक न्याय का विकास संभव हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के असंतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ-आँख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती हैं? विकल्प नंबर 1 पठन वैकल्य, विकल्प नंबर 2 गुणज वैकल्य, विकल्प नंबर 3 भाषा वैकल्य, विकल्प नंबर 4 गति समन्वय वैकल्य। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है नंबर 4 गति समन्वय वैकल्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। गति समन्वय वैकल्य ऐसी अधिगम अशक्तता है जो किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ-आँख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती हैं। यह अधिगम अशक्तता भाषा की अभिव्यक्ति, लेखन अभिक्षमता एवं सूक्ष्म शारीरिक कौशलों आदि को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों होने की संभावना रहती है? विकल्प नंबर 1 संप्रेषण में कठिनाई, विकल्प नंबर 2 सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, विकल्प नंबर 3 बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, विकल्प नंबर 4 उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। सही विकल्प उत्तर बताइए। सही विकल्प है नंबर 1 संप्रेषण में कठिनाई। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वालीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में संप्रेषण में कठिनाई की संभावना होती है। स्वालीनता मस्तिष्क संबंधी विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। जिन बच्चों में यह मानसिक विकास होता है उनमें बाल्यावस्था से ही इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है? विकल्प नंबर 1 जिज्ञासा की प्रबल भावना, नंबर 2 अभिसारी सोच, नंबर 3 उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, विकल्प नंबर 4 नवाचारी अनूठे विचार। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है नंबर 2 अभिसारी सोच। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिसारी सोच सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधित विशेषता नहीं है क्योंकि सृजनात्मक विद्यार्थी में जिज्ञासा की प्रबल भावना, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल तथा नवाचारी अनूठे विचार आदि अंतर्निहित होते हैं। साथ ही सोच अभिसारी न होकर अपसारी होती है। सृजनात्मक विद्यार्थी अपनी रचनात्मक सोच से समस्या समाधान एवं निर्णय को संपादित करता है। यहाँ पे पूछा था सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है, अभिसारी सोच ये नहीं है, अपसारी होना चाहिए। बाकी तीनों विकल्प जिज्ञासा की प्रबलता, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार तीनों सही हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा विकल्प नंबर ए पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, विकल्प नंबर 2 तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, विकल्प नंबर 3 विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की ओर उन्मुख होना चाहिए, विकल्प नंबर 4 समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित किया, जो वर्ष 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? विकल्प नंबर 1, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। विकल्प नंबर 2, नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए। नंबर 3 है, संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए। विकल्प नंबर 4 है, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता पूरी हो। सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता पूरी हो। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्ण हो सके। ऐसा करने से समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। बहुसांस्कृतिकवाद में भी इस अधिगम शैली की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डॉट डॉट रूप में तथा शिक्षार्थियों को डॉट डॉट रूप में अपेक्षित करती है। विकल्प नंबर 1, ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता। नंबर 2, जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी। नंबर 3, सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारी। विकल्प नंबर 4 है, तानाशाह, आज्ञाधीन जीव। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है नंबर 3, सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारी। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को सुसाधक के रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में अपेक्षित करती है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर बल देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवों, शिक्षकों और मित्रों के सहयोग से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान में भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच की डॉट डॉट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? विकल्प नंबर ए, कमतर आंकने। विकल्प नंबर 2, अतिनियमित। विकल्प नंबर 3, प्रतिबंधित। विकल्प नंबर 4, द्विभाषिक। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है नंबर 2, अतिनियमित। इसकी व्याख्या देखते हैं। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान में भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान प्रत्येक शब्द का भूतकाल रूप में दर्शाने के लिए यह तरीका अपनाता है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच की अति नियमित अति नियमित की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें बच्चे प्राप्त जानकारी ज्ञान का प्रयोग अन्य विभिन्न उदाहरणों में करते हैं, बिना यह जाने कि उनके द्वारा किया गया यह प्रयोग सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचारावेश
को एक तकनीकी के रूप में बच्चे में डॉट डॉट विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। विकल्प नंबर 1 अभिसारी सोच, विकल्प नंबर 2 प्रकार्यात्मक स्थिरता, विकल्प नंबर 3 अपसारी सोच, विकल्प नंबर 4 अनुक्रिया समुच्चय। सही विकल्प है नंबर 3 अपसारी सोच। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में अपसारी सोच विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक समूह रचनात्मक तकनीक है जिसके द्वारा अपने सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से योगदान किए गए विचारों की एक सूची एकत्र करके एक विशिष्ट समस्या के निष्कर्ष को खोजने का प्रयास किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? विकल्प नंबर 1 सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, विकल्प नंबर 2 सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करें, विकल्प नंबर 3 सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, विकल्प नंबर 4 बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करें। इसकी व्याख्या देखते हैं। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। रचनावादी कक्षा शिक्षा के रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित है जो चर्चाओं और परियोजनाओं में शिक्षार्थियों को सम्मिलित करके सहयोगी शिक्षा को प्राथमिकता देती है। क्वेश्चन नंबर है 27 निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? विकल्प नंबर 1 समस्या को परिभाषित करना, विकल्प नंबर 2 समस्या की पहचान, विकल्प नंबर 3 प्रासंगिक जानकारी की खोज, विकल्प नंबर 4 परिकल्पना का निरूपण। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है नंबर 2 समस्या की पहचान। इसकी व्याख्या देखते हैं। समस्या की पहचान करना सामंजस्य समाधान की पद्धति का पहला चरण है। सामंजस्य समाधान की पद्धति के चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पहला चरण है समस्या की पहचान करना। चरण नंबर 2 समस्या का विश्लेषण करना। चरण नंबर 3 समस्या का वर्णन करना। चरण नंबर 4 मूल कारणों की खोज करना। चरण नंबर 5 वैकल्पिक समाधान विकसित करना। चरण नंबर 6 समाधान को लागू करना। चरण नंबर 7 परिणामों का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 28 है प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? सही विकल्प नहीं, विकल्प नंबर 1 व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना, विकल्प नंबर 2 प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार और दंड का प्रयोग करें, विकल्प नंबर 3 पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मापदंड रखें, विकल्प नंबर 4 है बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और उसी दिशा में कार्य करने में उनका समर्थन करें। सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर है नंबर 4 बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और उसी दिशा में कार्य करने में उनका समर्थन करें। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और उसी दिशा में कार्य करने में उनका समर्थन करें। ऐसा करने से छात्रों को अभिप्रेरणा मिलेगी और शिक्षा में रुचि उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 29
अभिकथन ए संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। कारण आर किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। कूट है विकल्प नंबर एक, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर दो, आर ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प नंबर तीन, ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प नंबर चार, ए और आर दोनों गलत हैं। सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर है नंबर दो, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि बच्चे प्रसन्नचित एवं उत्साहित रहें तथा उनका संतुलन मानसिक विकास सुनिश्चित हो। साथ ही किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है, इसलिए समस्या समाधान करते समय ऐसी स्थिति से सदैव बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। विकल्प नंबर एक कुपोषण, विकल्प नंबर दो समकक्षियों के साथ सहयोग, विकल्प नंबर तीन अपसारी चिंतन, विकल्प नंबर चार चर्चाएं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है नंबर एक कुपोषण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुपोषण अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है बल्कि अपसारी चिंतन चर्चाएं तथा समकक्षियों के साथ सहयोग आदि अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान देते हैं। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी हेतु बच्चों के सुपोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।